नमस्कार साथियों, इन्फ्यूज़न नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 20 मार्च 2025 का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है इस क्लास की पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो भी मैं डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके आपको कवर करवाऊंगा वो सारा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस प्रोसेस जानना है पीडीएफ मिलेगी कैसे, वो इस क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा। देखिए, लगभग पिछले 6-8 महीनों से रेगुलर आपको मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास मिल रही है, जिसके अंदर एक तो इंडिया डेली करंट अफेयर की क्लास और एक राजस्थान करंट अफेयर की क्लास जो कि अपने एप्लीकेशन और यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। इसके अलावा मैं आपको प्रतिदिन एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर आप डेली के डेली इस क्लास को लेते हो तो इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख के जाओगे। ना केवल आप करंट अफेयर कवर करके जाओगे, करंट अफेयर को पढ़ने के लिए आपकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। करंट अफेयर को किस लेवल तक पढ़ा जाना चाहिए ये आपको समझ में आएगा। करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसके अलावा कुछ आप स्टैटिक्स जीके भी अपने साथ लेके जाओगे। इसीलिए डेली की डेली क्लास ले लिया करो। पीडीएफ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तब आप पूरी क्लास से वापस नहीं लोगे, उस टाइम आपको रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, क्लास के बाद में अगर कोई भी बच्चा उस पीडीएफ को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लेता है तो वो उसको लॉन्ग टाइम तक याद रहने में बहुत मदद करती है। इसलिए क्लास के बाद में आप पीडीएफ पढ़ लिया करो। चलिए, क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ लेनी कैसे है। पहले अपन आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में तेलंगाना विधानसभा ने कौन सा महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आता है तो रिवर्स में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अभी तेलंगाना विधानसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ है, किसके रिगार्डिंग आपसे ये पूछा है तो अनुसूचित जाति आरक्षण विधेयक पारित किया है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। अब सारी चीज़ें थोड़ी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है मुझे एक बार बताना। कल मैंने आपको पढ़ाया था, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी है। ठीक है, तेलंगाना राज्य विधानसभा ने जो अनुसूचित जाति है उनके लिए अनुसूचित जाति विधेयक 2025 के नाम से एक विधेयक पारित किया है और वो एक्चुअल में आरक्षण से संबंधित है। उसमें अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया है। उसके अंदर अनुसूचित जो जातियां हैं उनके 59 समुदायों को आरक्षण दिया गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 59 समुदाय ऐसे हैं जिनको इसके अंदर आरक्षण दिया गया है। आरक्षण ना केवल आरक्षण दिया गया है, इनका उपवर्गीकरण भी किया गया है। क्या किया गया है, उनका 59 का उपवर्गीकरण किया गया है। ये उपवर्गीकरण क्या होता है ये चीज मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, आज देखना। उपवर्गीकरण किया गया है। उपवर्गीकरण के अंदर ये जो 59 समुदाय है, किसके, अनुसूचित जाति के जो 59 समुदाय हैं, इनको 3 अलग अलग समूह के अंदर विभाजित किया गया। इनके 3 अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें ग्रुप फर्स्ट जो होगा उसके अंदर जो अनुसूचित जातियों के लिए 15% कोटे के भीतर 1% समूह को फिट किया गया है। जो दूसरा समूह होगा उसके अंदर 9% और जो तीसरा समूह होगा उसको 5% आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार इनका 59 का क्या किया गया है, उपवर्गीकरण किया गया है। तो अनुसूचित जाति आरक्षण विधेयक 2025 है वो किस विधानसभा ने पारित किया, आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना विधानसभा ने पारित किया। इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी, जिसके अंदर अनुसूचित जातियों के 59 समुदायों को आरक्षण प्रदान किया गया है। ना केवल आरक्षण दिया गया है, इनका उपवर्गीकरण भी किया गया है, जिसके अंदर समूह जो फर्स्ट रखा गया है उसके अंदर अनुसूचित जातियों के लिए 15% कोटे के भीतर 1% और जो समूह सेकंड है उसको 9% और समूह जो थर्ड है उसको 5%। इस प्रकार 9, 5 और 1 को जोड़ोगे ना तो टोटल 15% हो जाएगा। तो 15% का कोटा रखा गया है। मैं कहना यही चाहता हूँ, ये 15% का कोटा रखा गया है। इसमें 1%, 9% और 5%। ये क्या किया गया है, ये आरक्षण का वर्गीकरण है, उपवर्गीकरण है। और ये जो तीनों, इसके लिए 3 ग्रुप बनाए गए हैं और ये 3 ग्रुप किससे मिलकर बने हैं, ये जो 59 समुदाय इससे मिलकर बने हैं। अब तो सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब तो कितना भी मंद बुद्धि बालक है उसके भी ये चीजें समझ में आती है। अगर अब भी नहीं आती है तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में मिस्टेक है, उसको सुधारने की कोशिश करना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करना है। कौन सी गैदर करना है, अभ्यास जो वरुण है
उसका अभी हाल ही में कौन सा संस्करण हुआ है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 23वां संस्करण हुआ है अभ्यास वरुण का। इसके बाद में दूसरी इंफॉर्मेशन क्या बनती है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि ये किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ, तो ये भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होता है अभ्यास वरुण। भारत और फ्रांस के बीच में स्थायी समुद्री साझेदारी का प्रमाण है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, नाम है वरुण। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, ये जो वरुण है वो नौसेना का अभ्यास है। सेना तीन प्रकार की होती है, थल सेना जो जमीन पर लड़ती है, वायुसेना जो हवा में लड़ती है, और नौसेना जो जल में लड़ती है। तो ये नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। 23वां संस्करण है। डेट आपको याद रखनी है, कब, 19 से लेकर 25 मार्च। डेट पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। 23वां संस्करण है, नाम है वरुण, द्विपक्षीय नौसेना का अभ्यास है, यहां पर लिखा भी है नौसैनिक अभ्यास है। भारत और फ्रांस के मध्य अभी आयोजित हुआ था, 19 से लेकर 25 मार्च तक इसका आयोजन हुआ था। 2001 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, यानी वरुण की। वरुण अभ्यास 2001 से किया जा रहा है, ठीक है। और वरुण है जो भारत और फ्रांस के मध्य सहयोग की आधारशिला के रूप में इसको विकसित किया गया था, जो नौसेना के बीच में अंतर संचालन और परिचालन तालमेल को बढ़ाता है। परिचालन या अंतर संचालन क्या हो गया, अगर मान लो कि ऐसी कोई स्थिति पैदा हो गई जिसके अंदर भारत और फ्रांस की नौसेना को मिलकर काम करना है, उस कंडीशन में अभी अगर पहले से ही प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनको पता होगा कि भाई भारत की नौसेना किस प्रकार काम करती है, ठीक है। भारत की नौसेना को पता होगा कि फ्रांस की नौसेना किस प्रकार काम करती है, दोनों के बीच में कैसे बेस्ट कोऑर्डिनेशन हो सकता है। उन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए ये अभ्यास होते हैं। देखिए युद्ध अभ्यास जो होते हैं ना, उनके कुछ सामरिक महत्व होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, जो सबके लिए अपन एक लाइन ही चिपका सकते हैं। जैसे अगर आप स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का किसी भी एग्जाम का मेंस एग्जाम देते हो, मेंस एग्जाम मतलब रिटन एग्जाम देते हो, उसके अंदर चीजें आपको लिखनी पड़ती है। वहां पर कुछ अपने की पॉइंट होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जिसका अपन को यूज करना होता है। तकिया कलाम, जिस जगह अपन फंस जाते हैं ना, उस जगह अपने वो काम आते हैं। जैसे होता है ना, आपकी जिंदगी में एक दोस्त ऐसा होता है, जब आपके मुसीबत आती है तो कोई काम नहीं आता, वही काम आता है। अभी होली को एक वो घटना हुई थी, आपको बताना चाहिए। एक लग्जरी कार से एक बंदा जाता है, वो भांग के नशे में होता है, जो भी उन्होंने नशा कर रखा है मुझे पता नहीं, मेरे साथ वो नहीं बैठा था, भांग पी रखी थी, दारू पी रखी थी, जो भी उसने कर रखा था। रोड पे जा रहा था, 3-4 लोगों को ठोक दिया। उसका दोस्त उतरता है, उसको पता है वीडियो बन रहा होगा, मेरा कुछ भी नहीं है भाई, मैं नहीं चला रहा था, ड्राइव ये कर रहा था। ऐसे दोस्त नहीं। अच्छे जो दोस्त होते हैं ना, वो आपको क्या करते हैं, किसी भी स्थिति आ जाती है आपके काम आते हैं। उसी प्रकार मेंस में हर सब्जेक्ट में कुछ की पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपके हर जगह फिट बैठते हैं। अब युद्ध अभ्यास के बारे में पूछ लिया तो उसके महत्व में सारी चीजें हैं। दोनों सेनाओं के मध्य तालमेल बढ़ाना है, आपसी सहयोग को बढ़ाना है, युद्ध कौशलता को हासिल करना है। ये तो क्या है, ये परमानेंट पॉइंट है, ये हर जगह फिट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या वो देखेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आधिकारिक गान क्या है। जो भी क्रिकेट के अंदर या जो भी स्पोर्ट्स के अंदर टूर्नामेंट होता है, उसका एक लोगो होता है फिक्स, उसका एक गान होता है, उसका देवाक्य होता है। उसी प्रकार ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जिसका आयोजन कहां पर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होना है। और उसके लिए कल कुछ चीजों की इंपॉर्टेंट रिवेल्स हुई है, कुछ चीजों का उद्घाटन हुआ है, जिसके अंदर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के लिए गान क्या होगा, शुभंकर क्या होगा और लोगो क्या होगा, इन 3 चीजों को कल लॉन्च कर दिया गया है। गान, शुभंकर और लोगो। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, इसका ऑफिशियल गान क्या है, तो इसका गान है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित श्रृंखला है पैरा गेम्स, जो कि 20 से लेकर 27 मार्च तक नई दिल्ली के अंदर होनी है। तो ये डेट भी आप याद रखो तो अच्छी बात होगी। ये आज से शुरू हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, ये आज से शुरू हो रहा है, 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक। 28 मार्च को जो अपनी क्लास होगी करंट अफेयर की, उसके अंदर ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है, कौन सा स्टेट किस नंबर पे है, वो सारी चीजें अपन बात करेंगे। उसको अपन बाद में एक साथ देख लेंगे, डेली डेली उसका झंझट नहीं पालेंगे। 20 से लेकर 27 मार्च नई दिल्ली, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। अधिकारी गान खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका शुभंकर क्या रखा गया है, तो उज्ज्वला रखा गया है, जो दिल्ली की गोरैया से प्रेरित है। दिल्ली की गोरैया से प्रेरित उज्ज्वला रखा गया है, उज्ज्वला, ये चीज ध्यान रखना, जो शेर के गौरव और लड़ाई की भावना का प्रतीक भी है। क्योंकि ये दिल्ली में हो रहे हैं तो इस बार थोड़ा दिल्ली को सपोर्ट करना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, खेलेगा खेलेगा
मेरा इंडिया जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, किसका ये ऑफिशियल गान है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को रिवर्स किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के लिए ऑफिशियल गान है। देखिए जहां तक मुझे उम्मीद है, मैं जो भी आपको पढ़ाता हूं ऑफलाइन या ऑनलाइन, जिस भी क्लास में आपको पढ़ाता हूं, सारी चीजें आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई भी चीज करंट अफेयर की क्लास में समझ में नहीं आती है, तो जैसे ऑफलाइन तो रहते तो तुरंत पूछ लेते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। ऑनलाइन में आपके पास ये जो कमेंट वाला ऑप्शन है वो आपके लिए है। अगर मेरी पढ़ाई हुई चीज आपके कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपका ये पूरा अधिकार है। क्या अधिकार है? आप वहां पर कमेंट कर सकते हो कि सर हमें इस क्वेश्चन में ये चीज समझ में नहीं आई। अगले दिन आते ही उसको सबसे पहले उसको कवर करवाना मेरा क्या है, मेरा कर्तव्य है। तो आप अपने अधिकार का फायदा उठाओ और मैं मेरे कर्तव्य का पालन करूंगा, ठीक है। आपका अधिकार है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसका कमेंट करने का, और अगले दिन उस बच्चे को वो चीज समझाना मेरा क्या है, कर्तव्य है। तो मैं मेरे कर्तव्य का पालन करने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, और आप भी अपने अधिकार का फायदा उठाओगे ऐसा मुझे उम्मीद है। तो कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके अलावा अगर सारी चीजें समझ में आ रही है, वेल गुड है, तो फिर कंजूसी किस चीज की? क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है, और जो लाल वाला बटन है ना उसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उससे क्या होगा, कल की क्लास आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके साथ में एक घंटी का बटन है जिसको नोटिफिकेशन बेल आइकन बोलते हैं, उसको भी क्लिक कर देना। उससे क्या है कि जैसे ही क्लास आएगी आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। मैसेज आता है तो आपको मजा आता है ना, है वो ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज ज़्यादा दिल बने होते हैं, वो मैसेज आता है एकदम खुश हो जाते हो, है सारा काम छोड़ के सबसे पहले उस पर लग जाते हो। तो वो मैसेज भी चलो ठीक है, उस उम्र में ऐसे मैसेज आते रहते हैं, लेकिन उस मैसेज को अगर आपको स्थायी रखना है ना कि मेरे बाबू के रेगुलर मैसेज आए, तो उसके लिए पढ़ के सरकारी नौकरी लग जाऊं, वरना वही बाबू किसी और को मैसेज करेगी, फिर क्या करोगे? फिर आप मैसेज करोगे वो ऐसे दिल बनाते बीच में वो मतलब ऐसे दरार सी आती है ना, वैसे मैसेज करोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि अभी ये नोटिफिकेशन ले लो। अभी यूट्यूब वाले नोटिफिकेशन लोगे ना तो आप डेली करंट अफेयर पढ़ोगे, डेली करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपकी सरकारी जॉब लग जाएगी, सरकारी जॉब लग जाएगी तो फिर वो बाबू आपकी रेगुलर आपको मैसेज करेगी, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन वाला आइकन आप प्रेस करोगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। इसके अलावा पीडीएफ कैसे मिलेगी, काम की बात भी मैं आपको बता देता हूँ, कब से बातें कर रहा हूँ आपसे। काम की बात ये है, ये जो नंबर है ना 9887809083, क्या करना है आपको, इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके हमें पीडीएफ चाहिए। उसके बाद में ये मेरी टीम के नंबर है, या तो खुद आपको ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देगी या आपको लिंक दे देगी जिससे आप खुद ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्लास के बाद में आपको रेगुलर व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलती रहेगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आप जैसे ही आपने उस ग्रुप को ज्वाइन किया या आपने कुछ भी किया तो आपके नंबर कहीं चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके अंदर हमने पूरी प्राइवेसी सिक्योरिटी लगा रखी है, तो उसको लेकर आप नो टेंशन रहो। आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो इधर से नंबर उधर उठाती है, उधर मैसेज करती है, हज़ार तमाम चीज़ें, पढ़ाई में उनका ध्यान कम ही रहता है। इसलिए हमने वो सिक्योरिटी पेज इसमें लगा रखा है, कोई इशू नहीं है। और क्लास के बाद में रेगुलर आप पीडीएफ यहाँ से लेते रहना। इसके अलावा ये अपनी वेबसाइट है www.infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले क्या जाना है, गूगल क्रोम पे जाना, या आप जो भी ब्राउजर आप यूज लेते हो उस पे जाके सर्च करना infusionnotes.com। उसके बाद में जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको उस वेबसाइट पे जाके सर्च करना, उसके बहुत ही मस्त हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें सारी चीजें बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी। नोट्स के अंदर टू द पॉइंट डायग्राम, फ्लो चार्ट, इंडेक्स का बहुत ही शानदार प्रयोग किया गया है। तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। अभी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, आप घर पे नोट्स आने के बाद पैसे दे सकते हो, और शिपिंग चार्ज भी नहीं है, अभी फ्री डिलीवरी चल रहा है। तो आप जल्दी से जाके ऑर्डर कर लेना, ठीक है। अलग अलग बुक नहीं पढ़नी है, एक जगह ही सारी बुक पढ़ लेना, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा ये क्या है, ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है। इस लोगों को आप जानते हो, इंस्टाग्राम वाले लोगों को अच्छे से जानते हो ना, पूरे दिन रील स्वाइप करते रहते हो। ये तो यहाँ पे जाके आप हमें फॉलो करोगे, infusion/notes लगाओगे तो हमारा अकाउंट आ जाएगा, उसको आप फॉलो करोगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि किसी दिन अगर आप करंट अफेयर की क्लास नहीं ले पाते हो, कभी कहीं डेट वेट भी जाना पड़ जाए, कभी कोई काम भी हो जाए, तो आप अगर क्लास नहीं ले पाते हो तो वहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप उस पूरी क्लास की समरी वहाँ पर तुरंत देख लो, क्योंकि डेली की डेली क्लास के बाद में हम यहाँ पर समरी भी डालते हैं। तो क्या कर लेना, फॉलो। इसके अलावा जो भी एजुकेशनल न्यूज़ आती है वो तो हम यहाँ डालते ही रहते हैं, तो एजुकेशनल न्यूज़ आपको देखनी है। अच्छा, आपकी आदत है वैसी रील देखने की, तो वैसी रील इस पर अकाउंट पर नहीं मिलेगी, उस उम्मीद से आप इसको फॉलो भी मत करना। अगर एजुकेशनल चीज़ चाहिए, एजुकेशनल कंटेंट चाहिए, तो आप इसको जरूर फॉलो कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
मुक्त भाषण सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है भाई? अभी एक 33 देशों के एक सर्वेक्षण किया गया, किस आधार पर? मुक्त भाषण सूचकांक 2024 को जारी करने के लिए। मुक्त भाषण का मतलब आप फ्रीली स्पीच कितना दे सकते हो, आप पर रोक टोक नहीं है। लेकिन भारत में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रोक टोक है। आप किसी भी चीज़ के बारे में आप सोशल मीडिया पे या न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे खुल के नहीं बोल सकते हो। अभी देखा अंजना ओम कश्यप, जो तमाम चैनल चलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता। जैसे ऊपर से पैसे आएंगे, वो एक रील चलती है बड़ी शानदार, किसी नेताजी के बारे में वो कुछ बोलते हैं, किसी कंपनी के बारे में कुछ बोलते हैं। आजकल वो पेटीएम फोन पे के अंदर छोटा साउंड बॉक्स आता है ना, वो साउंड बॉक्स लगा होता है, वो जैसे ही मीडिया वाला बोलना शुरू करता है वो साउंड बॉक्स बजता है, 1000 रुपये प्राप्त हुए। उसके बाद क्या करते हैं, वो पूरा चेंज कर देते हैं सिस्टम को, बोलना बंद कर देते हैं। तो व्यंग नहीं है वो, केवल वो हकीकत है आज के टाइम की भारत के अंदर। तो इसीलिए भारत इस रैंकिंग के अंदर 24वें नंबर पर है भाई। 33 देशों की रैंकिंग में भारत 24वें नंबर पे। तैतीस देशों का सर्वेक्षण किया गया, भारत का 24वां स्थान आया मुक्त भाषण सूचकांक के अंदर। ठीक है, तो अब इसको सुधारना होगा। जो आपका बोलने का अधिकार है उसको आपका फायदा उठाना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल को बहू बनो तो अपनी सासू के सामने जबान लड़ाओ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। अपने अधिकारों के लिए बोलना, ठीक है, और अपने अधिकारों के लिए मुक्त रूप से बोलना, किसी के दबाव में आके नहीं बोलना, उसमें ये रैंकिंग काम आती है। ठीक है, एक अमेरिकी थिंक टैंक है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, ये रैंकिंग जारी करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, अमेरिकी थिंक टैंक है, नाम क्या है? द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच कंपनी है, ये इसको जारी करती है। या कंपनी पर नहीं बोल के एक समूह है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, उसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, और अभी जो नया वैश्विक सर्वेक्षण आया उसके मुक्त भाषण के समर्थन में पर्सन वे सर्वेक्षण किए गए, अलग अलग सर्वेक्षण किए गए, उसमें पता लगाया गया लोग कितने मुक्त रूप से बोल रहे हैं, कितने लोग ऐसे जो डर रहे हैं। 33 देशों में भारत 24वें स्थान पर है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट जारी की गई, इसका जो हेडिंग थी, इसकी जो शीर्षक था वो क्या था? हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच। क्या था? हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट फ्री स्पीच क्या थी? इस रिपोर्ट का शीर्षक मैं आपको बता रहा हूँ। इस सूची के अंदर नॉर्वे, डेनमार्क और जो स्वीडन है, ठीक है, एक तो नॉर्वे, एक डेनमार्क देश है और एक स्वीडन देश है, ये इसमें टॉप पे रहते। टॉप 3 देश मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन इसमें टॉप 3 देश रहे हैं। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच। 33 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? भारत 24वें स्थान पर रहा है। और ये रिपोर्ट क्यों आती है, क्या आती है, वो आपको अच्छे से मैंने सारी चीजें समझा दी है, तो आप एक एक चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, पकड़ पा रहे होंगे। ठीक है, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कितनी दर्ज की गई? अभी पश्चिम बंगाल के कुछ जगहों पर गैंडों की गणना की गई, वो भी एक सींग वाले गेंडे, क्योंकि आपको पता है ये एक लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में आता है, एक सींग वाला गेंडा, यानी इसकी संख्या बहुत कम है। इसका संरक्षण के लिए सरकार भी काम कर रही है। कभी कभार आपने देखा होगा आईपीएल के अंदर रोहित शर्मा भी इस चीज को प्रमोट करते हैं, तो वही एक सींग वाला गेंडा है जो कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, वहां पर पिछली साल जब गणना की गई थी, जो पिछली गणना की गई थी, उसके अंदर गेंडों की संख्या 229 पाई गई थी। कितनी? 229। ये पुराना आंकड़ा बता रहा हूं, और जो अभी नया सर्वेक्षण हुआ उसके हिसाब से 392 एक सींग वाले गेंडे हैं पश्चिम बंगाल में। ये चीज आपको ध्यान रखना। 5 से 6 मार्च को ये गणना हुई थी। गणना के अंदर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ये आपको बताना चाहिए। वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सा? जलदापड़ा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान जिसको अपन बोलते हैं। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो ये भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चपरामारी वन्य जीव अभ्यारण्य और जलाईपागुड़ी जो रिजर्व वन है, वो सारे कहाँ पर पड़ते हैं? वो पड़ते हैं पश्चिम बंगाल में। अब क्या है, अगर ये करंट में चीजें आई है तो आपसे इसको अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। स्टैटिक्स जीके में एग्जैक्ट इनकी लोकेशन पूछ ली, फिर आप क्या करोगे? जलदापड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। चपरामारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। जलाईपागुड़ी रिजर्व वन अभ्यारण्य कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है आगे के लिए। ठीक है, जिसके अंदर 396 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को शामिल किया गया था, और उसके अंदर 392 एक सींग वाले गेंडे थे। पिछली बार यहाँ पर 229 थे, जिनकी संख्या बढ़कर बहुत ज्यादा बढ़ी है, संख्या अच्छी मात्रा में संख्या बढ़ी है। इसीलिए ये एग्जाम में करंट में इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में पिरामल फाइनेंस ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है?
भाई वैसे पिरामल फाइनेंस बैंक है वो पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में है, मैं बार बार इनके क्वेश्चन करवाता हूं पिरामल फाइनेंस के। अभी इन्होंने एक नया समझौता किया है पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ। किसके साथ? पंजाब और सिंध बैंक के साथ नया समझौता किया है पिरामल फाइनेंस से। इंपॉर्टेंट है, कोई भी समझौता होता है उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, किन दो लोगों के मध्य हुआ है, या किन दो देशों के मध्य हुआ है, या किन दो संस्थाओं के मध्य हुआ है। ठीक है, ये संस्था है पिरामल फाइनेंस, एक संस्था है, और पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ ये समझौता हुआ है। दूसरी चीज है उस समझौते का उद्देश्य क्या है, फाइनल उससे आउटपुट क्या आएगा, क्यों किया जा रहा है समझौता। भाई दो लोगों के बीच में साझेदारी हो रही है, पार्टनरशिप हो रही है, उसका कोई उद्देश्य तो होगा, ऐसे क्यों करेगा। शादी भी होती है ना, तो उसमें सात जन्म निभाने के कई कई वादे वो ब्राह्मण आपको बोलता है। ठीक है, आप में से जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको पता है, मुझे तो पता नहीं क्या क्या वहाँ पे कसमें वादे होती है। तो वहाँ पर भी साझेदारी हो रही है, लेकिन साझेदारी के कुछ उद्देश्य तो है ना, कि पति भाई कमा के लाएगा, पत्नी को पालेगा, है, पत्नी उसका ध्यान रखेगी, पति की केयर करेगी, टाइम टू टाइम उसका मोबाइल चेक करेगी। तो ये क्या है, ये पत्नी के दायित्व है। पति के दायित्व क्या है, कमा के लेके आना, पत्नी जो भी बोले उसको मानना। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो इसी प्रकार जो पिरामल फाइनेंस और पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ में जो साझेदारी हुई है, उसके अंदर जो अर्ध शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वहां पर सारे लोग नहीं, जो शहरों के अर्ध शहरों के अंदर जो छोटे कस्बों के अंदर रहने वाले लोग हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, उसके अंदर मध्यम या निम्न आय के जो लोग हैं, उनको अगर उधार चाहिए बैंक से, तो ऋण पहुंचाने का काम करेगा पिरामल फाइनेंस। फाइनेंस लिखा, फाइनेंस का काम ही करता है, और इसके लिए शेयर ऋण साझेदारी हुई है पंजाब और सिंध बैंक के साथ। अब ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूं। पिरामल फाइनेंस एक फाइनेंस कंपनी है, इधर पंजाब और सिंध बैंक है, इन दोनों ने पार्टनरशिप की है। किसके लिए किए, जो अर्ध शहरों के अंदर और जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर निम्न आय वाले जो उधार करता है, उनको ऋण पहुंचाने के लिए इन्होंने शेयर ऋण साझेदारी की। यहां तक कोई दिक्कत? इससे पहले एक्सिस बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, इसके साथ भी पिरामल फाइनेंस ने साझेदारी की थी। इन तीन बैंकों के साथ पहले से साझेदारी कर रखा, जो मैंने आपको एक बार पढ़ाया भी था। एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आरबीएल बैंक, इन तीन बैंकों के साथ पिरामल फाइनेंस पहले से काम कर रहा था। अब दो नई बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, ये एक ही बैंक है, चौथी बैंक है पंजाब और सिंध बैंक, ये अलग अलग बैंक नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो पंजाब और सिंध बैंक का नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसका फायदा उठाएगा पिरामल फाइनेंस। लोगों को फाइनेंस देने के लिए किस प्रकार के लोगों को फाइनेंस देगा, यहाँ पर ना तो किसी बिजनेस वाले को, ना ही किसी किसान को ऋण दिया जाएगा। यहाँ पर अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न आय वाले लोग हैं, उनको ऋण दिया जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे लेकर मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको आरबीआई को लेकर करंट अफेयर में क्या पढ़ाया था, शायद आपको याद नहीं है, लेकिन मेरी मेमोरी बहुत साफ है, मेरे को सारी चीजें याद है। ठीक है, मेरी मेमोरी एकदम शार्प है, मुझे सारी चीजें याद है, मैंने कब क्या पढ़ा है वो सारी चीजें याद है। मैंने आरबीआई के बारे में करंट अफेयर में आपको लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था, आरबीआई के गवर्नर के बारे में। मैंने बताया था संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बने थे। कौन? संजय। संजय मल्होत्रा क्या बने थे? आरबीआई के नए गवर्नर बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मल्होत्रा लिखो, है ना, आप समझ गए। ठीक है, आप तक चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आरबीआई ने अपने विनियामक सैंडबॉक्स पहल के हिस्से के रूप में जलवायु परिवर्तन जोखिम और सतत विकास पर एक समर्पित ऑन टैप ग्रुप का निर्माण किया है। ग्रुप का नाम क्या है? ऑन टैप ग्रुप, ऑन टैप समूह। ऑन टैप समूह किसका है? आरबीआई का समूह है। किस लिए बनाया ये समूह? जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से निपटने के लिए बनाया है ऑन टैप समूह। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। केंद्रीय बैंक ने जलवायु परिवर्तन और इसके वित्तीय प्रभावों पर केंद्रित एक विशेष ग्रीन ग्रोथ की योजना भी बनाई है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दो प्रमुख आयामों पर जोर दिया है, इसको बनाते टाइम दो प्रमुख चीजों पर जोर दिया है। पहला क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, और दूसरा है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन। ये प्रमुख दो चीजें संजय जी ने बोला है कि अपन इस पे विशेष जोर देंगे, और इसको लेकर ये आरबीआई का क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको ग्रुप का नाम क्या बताया है? ऑन टैप ग्रुप। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पैसा बाजार ने वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? पैसा बाजार कंपनी आप जानते हो, कई बार आपके पास एड आते होंगे अलग अलग हीरोज के साथ पैसा बाजार का। ठीक है, अक्षय कुमार के एड ज्यादा आते हैं पैसा बाजार के अंदर। ठीक है, वहां पर क्या बताते हैं? पैसा बाजार के बारे में बताते हैं। एड आपने देखा होगा, पैसा बाजार लिखा था, उसी कंपनी की बात हो रही है। आप ऐसे ही समझोगे, आपको वैसे पैसा बाजार आपने दिमाग में आया ही नहीं होगा, लेकिन ये हिंदी में लिखा था आपको समझ में नहीं आ रहा। वैसे पैसा बाजार इंग्लिश में लिख के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। उसने वित्तीय स्वास्थ्य को, कैसे स्वास्थ्य को? वित्तीय स्वास्थ्य को। वित्तीय स्वास्थ्य क्या होता है? मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट समझ गए आप, उसको बोलते हैं वित्तीय स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है?
अपने शरीर का सही से ध्यान रखना, उसको स्वस्थ रखना, शारीरिक स्वास्थ्य। उसी प्रकार वित्त को, पैसे के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो पीबी मनी को लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। पीबी मनी एक नया एप्लीकेशन है जो कि पैसा बाजार का है। अब इस एप्लीकेशन में होगा क्या, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पीबी मनी एक डैशबोर्ड के रूप में काम करेगा। जो डैशबोर्ड आता है किसी भी एप्लीकेशन का, जो इंटरफेस या डैशबोर्ड आता है, उसके अंदर आपके पास, एक व्यक्ति के पास जितने भी बैंक खाते होंगे, जितने भी उसके म्यूचुअल फंड होंगे, म्यूचुअल फंड आप समझते हो ना, जिसपे म्यूचुअल फंड पे आप एसआईपी करवाते हो, जो एड चलता है ना धोनी का, राहुल का, रोहित का और सचिन का। तो उसके अंदर वो सचिन बोलते हैं, रोहित आप मोबाइल भूल के आ गए, नया मोबाइल ले लिया सर, बोले ये आपका ही है, आप गाड़ी में भूल के आ गए थे। फिर नई पीढ़ी आजकल की क्या करते हैं, मैंने वो कर रखा है। तो वो म्यूचुअल फंड आप समझते हो ना, एसआईपी करवाते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं। और जितने भी आपके स्टॉक आपने खरीद रखे हैं स्टॉक मार्केट से, उन सब वित्तीय खातों को एक जगह करने के लिए पीबी मनी काम आएगा। यानी पीबी मनी पैसा बाजार का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एक व्यक्ति की सारी जानकारी रहेगी। उस व्यक्ति के पास कितने बैंक खाते हैं, उस व्यक्ति के पास कितने म्यूचुअल फंड के अकाउंट है, उसमें कितनी एसआईपीज उसने कर रखी है, उसने कितने स्टॉक खरीद रखे हैं, वो सारे एकीकृत रूप से एक जगह आपको दिखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, व्यक्ति बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकता है। सारी चीजें उसको एक जगह दिखेगी, भाई मेरे पास ये सामान है तो उससे क्या निर्णय लेना है, क्या डिसीजन लेने हैं, वो एक साथ ले सकता है। उस एप्लीकेशन का एल्गोरिथम बहुत ही अच्छा है, माना जा रहा है, जिससे व्यक्ति आराम से उसको समझ सकता है, निवेश की सलाह वहां से ले सकता है। अकाउंट एग्रीगेट फ्रेमवर्क पर ये निर्मित है पीबी मनी, जो उपभोक्ताओं को संपूर्ण वित्तीय जानकारी देगा, अपने खाते की संपूर्ण, वो जो भी अपने खाते में घूम फिर के सारी चीजें चेक कर सकता है। जीएसटी के डेटा भी इसके अंदर एकीकृत होंगे, सबसे बड़ी चीज ये है, इसलिए आपको ध्यान रखना है पीबी मनी ऐप के बारे में, जो कि पैसा बाजार का है, वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो भाई ये था 20 मार्च 2025 का इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ आपको कवर करवाया। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर सारी चीज़ें वेल गुड अच्छे से समझ में आई है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे एकदम दिल खुश हो जाता है और हमें अच्छा लगता है। मिलते हैं, जब तक ये पीडीएफ वगैरह आप सब कुछ ले लेना, मैंने आपको बता दिया, नंबर वापस देख लेना आप। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।